हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू सेवियर एकेडमी मेरठ। मेरा नाम है ललित उपाध्याय और मैंने क्लास 12 यूपी बोर्ड फिजिक्स के लिए चैप्टर 1 अपना स्टार्ट किया था, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसके अंदर बच्चों हम क्या पढ़ चुके थे? कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम जान चुके हैं और हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में हमने, जब हमारा लास्ट लेक्चर रहा था उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं आप सभी को वो सभी समझ में आ गए होंगे टॉपिक्स, और अगर नहीं समझ में आए हैं तो एक बार जाके पिछले जो भी हमारी वीडियो रही हैं उनको देख लीजिए और आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए सेवियर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र रेखा हमने क्या कहा था? हमने आपको ये बताया था कोई भी वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके अंदर क्या होगा? इस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या करा था? कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची थी। क्या करा था? कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची थी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रेखाएं, इस पे जो स्पर्श रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं थी, ठीक है। इन काल्पनिक रेखाओं पे हमने स्पर्श रेखा खींची थी और ये हमारी क्या कर रही थी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रही थी। तो ये काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाई थी? हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हमें क्या करना है? इनके गुण बताने हैं, ठीक है बच्चों। क्या बताने हैं? इनके गुण। तो देखिए हमारे चार्ज कैसे होते हैं, आवेश कैसे होते हैं? दो, प्लस और माइनस, ठीक है बच्चों। एक तो प्लस और एक माइनस, दो ही तो के आवेश होंगे हमारे। तो देखिए यदि हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकांक धनावेश के कारण उत्पन्न हुई है, एकांक धनावेश के कारण उत्पन्न हुई है, तो ये क्या होंगी? वैद्युत क्षेत्र से, सॉरी, धनावेश से ये क्या होंगी? अनंत तक जाएंगी। धनावेश से कहां तक जाएंगी? अनंत तक, ठीक है। इस तरह से पहला गुण क्या बताया कि जो हमारे क्या रहेगा, हमारी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अगर हमारी धनावेश से उत्पन्न हो रही हैं तो ये क्या होंगी? ये धनावेश से अनंत तक जाएंगी। और यदि हमारी ऋणात्मक से, ठीक है, ऋण आवेश से उत्पन्न हो रही हैं तो ये क्या होंगी? ये अनंत से आवेश तक आएंगी। वैद्युत क्षेत्र रेखा ये क्या है हमारी? ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये क्या है हमारी? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये क्या हुई है? ये वाली धनावेश से उत्पन्न हुई है और ये वाली किससे उत्पन्न हुई है? ऋणावेश से। तो हमने पहले गुण में क्या बताया कि भाई अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से उत्पन्न हुई है, धना जो हमारा पॉजिटिव ये है चार्ज, तो ये क्या होंगी? धनावेश से अनंत तक जाती हुई प्रतीत होंगी। और ये जो हमारी ऋणावेश वाली है ये अनंत से आवेश तक आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं पहले वाला आपको समझ में आ गया होगा। अभी लिखवा भी दूंगा एक बार इनके बारे में। दूसरा देखिए क्या होगा, दूसरा हमारा क्या होगा? ये तो हमने बता दिया कि कैसे आ रही है, ये इस तरह से आ रही है। ऋणावेश पे क्या होगा? अनंत से आती हुई प्रतीत होंगी इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ओके। और ये क्या होंगी? ये हमारी अनंत पे जाती हुई प्रतीत होंगी आपको, ठीक है बच्चों। अब देखिए यदि हम इनको एक साथ मिलकर कहें कि एक साथ संयुक्त होकर चल रही हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसी चल रही है? एक साथ संयुक्त होकर चल रही हैं, ठीक। तो जब ये एक साथ संयुक्त होकर चलेंगी तो ये क्या होगा? इनकी दिशा सदैव धनात्मक से ऋणात्मक की ओर रहेगी, ठीक है। पहले में क्या बताया? प्लस से चली हैं तो अनंत तक जाएंगी प्लस से, और माइनस में क्या बताया? अनंत से माइनस तक आएंगी। अब हम कह रहे हैं कि एक साथ संयुक्त होकर मिलकर चल रही हैं, तो इनकी दिशा क्या होगी? इनकी दिशा होगी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर इनकी दिशा होगी, ठीक है बच्चों। और ये क्या होगा? जो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जो भी हमने मान के चले हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इस तरह से कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर ये एक साथ इस मान लिया इस बिंदु पे काट रही हैं, तो इस पे जहां पे काट रही है यहां पे क्या होगा? ये वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेंगी, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कैसी राशि है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो क्या होगा? ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। समझ आ गया तीनों? चलिए अब इनकी थ्योरी लिख लेते हैं। पहला हमने क्या बताया था? पहले का डायग्राम देखिए, छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और धनावेश से निकली है तो कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी, ठीक है। और अगर हमारे ऋणावेश से निकली हैं तो क्या होगा?
अनंत से आती हुई प्रतीत होंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है बच्चों, बनाइए डायग्राम जल्दी से इसका। देखो, यदि एकांक धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यदि मतलब ऐसे लिखो, एकांक धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाती है तथा एकांक ऋणावेश से, साथ के साथ नोट करते चलिए, एकांक ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से, ये अनंत से ऋणावेश तक आती हुई प्रतीत होती हैं या आती हैं। ठीक है, ये बताया इसका पहला गुण। क्या? सीधी सी बात है, जो हमारा धनावेश, अगर धनावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न हुई है तो वे कहां क्या करेंगी? धनावेश से अनंत तक जाएंगी। और अगर हमारी क्या हुई है, अगर हमारी निगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश से उत्पन्न हुई है तो क्या होगा? अनंत से वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होंगी? ऋणावेश तक आएंगी। ठीक है, ये हो गया इसका पहला गुण। अब बात करते हैं इनके दूसरे गुण की। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए कि भाई ये दिखा दिया हमने कि एक प्लस से और एक माइनस से हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न हुई है। इसमें कैसा साइन बनेगा? ये तो अनंत से दूर जाएंगी, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे धनावेश जो हमारा है से अनंत तक, और जो है ऋणावेश है इसमें क्या होगा? इसमें अनंत तक, अनंत से ऋणावेश पे आएंगी। अब ये हमने कहा कि एक साथ मिलके चलेंगी। हमने क्या कहा? ये एक साथ मिलके चलेंगी। इस तरह से जब भी चलेंगी ये, इनकी जो गति होगी एक साथ होगी। ठीक है बच्चों, तो जब ये चलेंगी, अभी किसी साइड तो चलेंगी, तो इनकी दिशा सदैव हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ये हमारी कैसी वैद्युत क्षेत्र रेखा है? धनावेश के कारण, और ये कैसी है? ऋणावेश के कारण। जब ये एक साथ होकर चलेंगी तो इनकी दिशा सदैव कैसी होगी? इनकी दिशा होगी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए सभी लिखते हैं। एकांक धनावेश व ऋणावेश से संयुक्त होकर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा सदैव हमेशा, ऐसा नहीं है कि आज ले ली कल को नहीं, नहीं, हमेशा सदैव, जब भी बात होगी हमेशा सदैव धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी, ऋणात्मक की ओर होगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका दूसरा गुण। जल्दी से दूसरा दोनों नोट कीजिए, फिर इनका बताते हैं तीसरा। एक और गुण आएगा इनका, 3 गुण आएंगे पेपर में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण है पेपर के लिए 2 से 3 नंबर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं इनका तीसरा गुण। इनका तीसरा गुण ये रहेगा कि ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये कभी भी हमेशा एक दूसरे को नहीं काटने की। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये चल रही हैं
तो इसमें भी अलग अलग प्रदर्शित किया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाली ऐसे आएगी और इसको काट देगी, नो, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटने की इस तरह से। या फिर करो कि भाई ये हमारी एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है, दूसरी इस तरह से आ गई, ये नहीं, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों? अगर इन्होंने इनको इस बिंदु पर काटा तो क्या होगा, कटान बिंदु पर, यहां पर अगर इन्होंने इनको काट दिया तो क्या होगा, कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो तीसरा गुण क्या बनेगा, देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है बच्चों, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, अब रीजन भी देख लीजिए क्यों। क्योंकि यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को काटेगी, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, तो कटान बिंदु पर, यानी कि जहां पे मीट कर रहे हैं, जहां पे मिल रहे हैं, कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी। कौन? जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है, में एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर ये होता नहीं, कंडीशन बता रहे हैं क्यों, यदि एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा, कटान बिंदु पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होंगी, दो दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो असंभव है। क्यों जो असंभव है? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, लिखवाया था, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? ये हुआ इनका तीसरा गुण। और ये तीसरा गुण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका एक नंबर में भी पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र कारण सहित बताइए कि वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ये आपका अलग से भी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है दो में पूछ ले। ये तीसरा जो गुण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पूछ सकता है कि क्यों नहीं काटती। ठीक, देखिए अगर हमारा क्या है, दो बिंदु के लिए, किन्हीं दो बिंदुओं के लिए क्या है, कोई भी हमारे दो पॉइंट हो गए, तो इन दोनों का अगर वैद्युत क्षेत्र ले, इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र की अगर हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मान समान है, यानी कि इस पर भी वैद्युत क्षेत्र समान है और ये भी, सपोज करो E इज इक्वल टू 4 और E इज इक्वल टू 4, दोनों पे कैसी मात्रा वैद्युत क्षेत्र की, समान है। ठीक है, तो समान है, तो जो इनकी वैद्युत क्षेत्र होंगी, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, ठीक है, या तो ये कैसी होंगी, सीधी, कैसी चलेंगी, बिल्कुल सीधी, या फिर रेखीय, रेखा के रूप में चलेंगी ये लाइन। पहले तो बताया कि अगर इनका वैद्युत क्षेत्र कैसा है, समान है, तो ये कैसे चलेंगी, बिल्कुल बात वही रखनी है, जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे क्या होगा, अनंत तक जाएंगी, बिल्कुल सीधी। ठीक है, और ऋणात्मक है तो क्या होगा, इस तरह से, उल्टा हो गया, ये होगा। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखनी है कि इस तरह से इनकी दिशा होती है। ठीक है, और अगर इन पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इन दोनों बिंदुओं में समान है, तो कैसा होगा, ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं है, तो ये सीधी होंगी या रेखीय होंगी। ठीक है, चलो लिखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी व समांतर होती हैं, सीधी व
समांतर होती हैं। नोट कर लीजिए, ये हुए आपके वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है बच्चों, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 12 के पेपर के हिसाब से। अगर हम पेपर का दृष्टिकोण चेक करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको काफी जगह वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण 2 से 3 नंबर के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करो। हो गया? चलिए अब एक और देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपकी, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, अब इसको देखते हैं ये क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, इसकी बात करेंगे अब, ये क्या होता है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हम 2 आवेश लेंगे, आवेशों का निकाय बनाएंगे, ठीक है, और इनके बीच की दूरी लेंगे। इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, 2l। देखिए द्विध्रुव की सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इनके बीच की दूरी r नहीं लेते। कितनी लेते हैं, 2l ली जाती है। ठीक है बच्चों, क्या ली जाती है, 2l। तो देखिए क्या कहेंगे इसमें, ये कहेंगे कि वैद्युत ध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय है। क्या है, एक ऐसा निकाय है जिसमें क्या होंगे, 2 आवेश होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, समान प्रकृति के, वो सॉरी परिमाण में समान। दोनों कैसे हैं, Q इजिकल टू Q। ठीक है, दोनों कैसे हैं, परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का, वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारा, एक निकाय है। ठीक है, क्या है, एक निकाय है जिसमें क्या होगा, जिसमें 2 आवेश होंगे, परिमाण में बराबर, प्रकृति में विपरीत। ठीक है, वह अल्प दूरी पर स्थित होंगे। ठीक है, क्या होगा, अल्प दूरी पर, यानी कि कुछ दूरी पर स्थित होंगे वे, ये दोनों आवेश। और इनके बीच की दूरी r नहीं ली जाती, इनके बीच की दूरी 2l लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसके। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 आवेश परिमाण में कैसे हैं, परिमाण में समान, परिमाण में समान, प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत। एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, प्रकृति में विपरीत, प्रकृति में विपरीत। वह अल्प दूरी कितनी है, अल्प दूरी 2l, इतनी इनके बीच की दूरी होती है। परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, वह अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं, ये हो गया, ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बताया कि हमारे 2, इसमें क्या आवेश, इसमें क्या लेंगे, कैसा निकाय जिसमें क्या होंगे, 2 आवेश कैसे है, परिमाण में बराबर, प्रकृति में विपरीत, और कैसे हैं, अल्प दूरी पर स्थित है। दूरी क्या ली जाएगी इनके बीच की, 2l ली जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विध्रुव। ठीक है, नोट करो जल्दी से। फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, इसकी बात करते हैं। ये क्या होगा, अब इसकी बात करते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी प्रकृति है ये नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, इसमें चलो ऐसे कीजिए, इसमें कोई एक आवेश ले लीजिए, ये आपने +q ले लिया इनमें से। ठीक है,
इसमें क्या करेंगे कि भाई द्विध्रुव के आवेश का, आवेश हमने ले लिया, आवेश की मात्रा व जो इनके बीच की दूरी है, आवेश की मात्रा व जो इनके बीच की दूरी है, यदि हम इन दोनों की गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्या कहा कि जो इनके आवेश की मात्रा है, ठीक, जो इनके आवेश की मात्रा है वो, और जो इनके बीच की दूरी है कितनी, 12, अगर हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो इन दोनों गुणनफल क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बताया कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसमें जो हमारे आवेश की मात्रा होगी वो, और जो उनके बीच की दूरी है वो, उन दोनों का अगर हम गुणनफल कर दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। प्रदर्शित किससे होगा, P से। P इजिकल टू Q इंटू 12 से आपको 1 नंबर में न्यूमेरिकल भी आ सकता है या 2 नंबर में इसकी परिभाषा भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसकी परिभाषा और लिख लेते हैं। देखिए, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा व उनकी दूरी के गुणनफल को कहते हैं। या एक और परिभाषा देखिए, गुणनफल को कहते हैं या अथवा, अथवा करके एक और परिभाषा लिख लीजिए इसकी, अथवा वैद्युत द्विध्रुव के आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा तथा इनके बीच की दूरी का गुणनफल, इनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है बच्चों, जोन सी आपको अच्छी लगे, जो आपको इजी लगे कि ये आसानी से याद हो जाएगी, वो आप लिख लेना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, और क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। Q इंटू 2L, नोट कर लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी के लिए मीटर, तो इसका मात्रक क्या आ गया, कूलाम मीटर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हो गया बच्चों। अब देखिए, अब जो आपका डेरिवेशन आने वाले हैं एक साथ दो डेरिवेशन आपके आने वाले हैं। ठीक है, पूरा ही रफ कर लीजिए। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे। देखिए क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण या फिर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए।
व्यंजक की स्थापना कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये आपके पेपर के लिए है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति, अक्षय स्थिति के साथ में आपकी आएगी निरक्षय स्थिति। विगत वर्षों के जो पिछले हमारे पेपर हुए हैं, अगर आप उनको उठा के देखोगे तो क्या होगा, अक्षय स्थिति और निरक्षय स्थिति हर बार क्या होता है, दोनों में से एक हमारी रिपीट होती है। और ज्यादा हार्ड हमारा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो जब हम क्या करेंगे, अपना अगला लेक्चर लेंगे, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक हम अपना डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जो आज आपको समझाया है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के हमने गुण आपको बताए, द्विध्रुव बताया और द्विध्रुव आघूर्ण, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप अगले लेक्चर में इनको पढ़ के आएंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उम्मीद करता हूं कि आप सभी लेक्चर देख के आएंगे और अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आपको अब भी इनमें कुछ डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।